गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने कूलाम के नियम को समझा और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में समझा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और याद कर लेते हैं ये क्या था। तो हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम का नियम जो था वो बिंदु आवेश के लिए था। वो किस लिए था, इसको अभी नोट मत करिएगा आप लोग। वो किसके लिए था? बिंदु आवेश के लिए था। बिंदु आवेश के लिए। और बिंदु आवेश में के लिए, ये बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? बिंदु आवेश का मतलब होता है कोई ऐसा आवेश जिसका आकार साइज काफी छोटा हो, एक पॉइंट की मात्र हो। ठीक, ये बिंदु आवेश होता है। और इसी बिंदु आवेश के लिए हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की गणना किए थे। इसके लिए कितना आया था? E बराबर, जो वैद्युत क्षेत्र हम लोग कैलकुलेट किए थे वो कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए था? बिंदु आवेश के कारण जो उसमें वैद्युत क्षेत्र था उसका जो मान था इतना हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब ये बिंदु आवेश कैसा दिखता है तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है और इसके क्षेत्र में कोई दूसरा बिंदु आवेश आता है तो वो क्या करता है, इस पे बल लगाना स्टार्ट कर देता है। ठीक, बल लगाना स्टार्ट करेगा और ये जो बल लग रहा है और इस बल के कारण ये बल इधर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये प्रतिकर्षित कर रहा है। तो जैसे ही हम इसको वेक्टर यानी इसका सदिश स्वरूप दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं, तो ये क्या बताता है? ये इसका वैद्युत क्षेत्र बताता है। अगर कोई यहाँ आ गया तो इसका बल लगेगा इधर कुछ इस साइड, कोई आवेश इधर आ जा रहा है तो इसका बल इधर लगेगा, कोई इधर आ जा रहा है तो इसका बल इधर लगेगा। इसी टाइप से ये इधर इधर इधर। तो हम देख रहे हैं कि एक जो बिंदु आवेश है उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बन जा रहा है। चारों ओर यानी पूरा देख रहे हैं आप, इधर 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 पूरा बन रहा है। और जब हम इधर बनाएंगे तो इधर भी कुछ इस साइड ऐसे बनेगा। इसी टाइप से जब हम पीछे की तरफ बनाएंगे तो इधर कुछ ऐसे बनेगा। तो हम देख पाएंगे कि ये चारों ओर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमें मिलता है। ठीक, अब ये जो ई कैसा बना हुआ है तो इसका जो आकार है, जो शेप है, हम इसको बताएंगे ये कौन सा आकार का। अगर पूछा जाए कि बिंदु आवेश के कारण जो भी वैद्युत क्षेत्र बनता है वो किस आकार का बनता है तो आप बताएंगे कि ये वृत्तीय आकार का बनता है। किस आकार का बनता है? वृत्तीय आकार का बनता है। वृत्तीय यानी रेडियल, पूरा रेडियल देख रहे हैं कि पूरा एकदम ये जैसे स्पोक्स हो, तिलियां हो साइकिल की, पूरी उस तरीके से पूरा चारों ओर निकला हुआ है। ठीक, अब जो हमें आज का टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का वितरण। ये जो हम पढ़े थे ये था केवल बिंदु आवेश के लिए, मात्र पॉइंट चार्ज के लिए। तो क्या ये सबके लिए जो भी हम ई निकालते हैं यानी वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, सबके लिए क्या यही होगा? तो हम अब जानेंगे कि सबके लिए ये वैद्युत क्षेत्र सेम नहीं होता है। जैसे जैसे वस्तुएं बदल दी जाती हैं वैसे वैसे ये वैद्युत क्षेत्र में भी बदलाव आता है। और ये बदलाव क्यों आता है? क्योंकि उनमें आवेशों का वितरण होता है। ठीक, तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमें पढ़ना है इसमें वितरण, वो है, पहला वितरण है रेखीय आवेश वितरण। कौन सा आवेश वितरण? रेखीय आवेश वितरण। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है कि रेखीय आवेश वितरण में क्या होगा कि कोई मान लीजिए कोई चालक है, जैसे ये कोई चालक है, तो इसमें हम ये चालक कैसा है? सीधा है और कैसा है? रेखीय है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें आवेश का प्रवाह करा रहे हैं। ठीक, तो जब आवेश का प्रवाह करा रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है? आवेश का वितरण हो रहा है। यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक तार लेते हैं। मान लीजिए ये कोई तार है ऐसा, तो ये तार कैसा है? ये कोई तार है ऐसा, तो ये तार कैसा है? ये तार है हमारा रेखीय है।
जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास जो तार है जिसमें बिजली आई हुई है, वो तार कैसा है, रेखीय रेखीय है। अब हम क्या किए, यहाँ पे इस तार में हम एक आवेश दिए, तो लगता है इन खत्म है, एक आवेश दिए Q। Q कौन सा आवेश है, स्रोत चार्ज है, स्रोत आवेश है। ठीक, अब इस तार में हम Q आवेश दिए तो वो होगा क्या, ये आवेश अब पूरा वितरण करेगा, कुछ यहाँ भेजेगा, यहाँ भेजेगा, यहाँ भेजेगा, यहाँ भेजेगा, और ये ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, इस तार में आवेशों का वितरण हो रहा है। वितरण क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पूरे तार में आवेश रुक नहीं पाएंगे। रुकेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा जो आवेश को रुकने नहीं देगा। तो इस वजह से ये आवेश का इसमें तारों में वितरण होता चला जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि जहां पे ये स्टेबल होंगे, रुकेंगे। और जब वहां पे वो रुकते हैं तब हम उनको ऐसा कहते हैं कि इनके बीच का जो बल है, सब आवेशों पे बराबर का बल लग रहा है, इसलिए वो स्टेबल हुए हैं, रुके हुए हैं। और जब बल बराबर है सबका, तो हम कहेंगे नेट फोर्स, यानी जो परिणामी बल है वो कितना है, 0। और परिणामी बल तभी 0 हो सकता है जब इन सभी आवेशों के बीच में जो भी वितरण हो रहा है उनकी दूरी समान हो। मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, अगर दूरी समान है और इनके बीच लगने वाला बल समान है, तो इनका नेट फोर्स कितना होता है, 0 होगा। ठीक, तो ये हमने एक तार लिया था, तो इसको आप लिख भी लेंगे कि ये रेखीय आवेश वितरण किसमें होगा, तो ये होगा किसी तार में आवेश का अब ये कैसा वितरण हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इस आवेश से इस आवेश तक जो भी दूरी है एक जैसा है, एक समान है। तो हम कहेंगे किसी तार में, इस तार में जो आवेश का वितरण है वो एक रूपीय वितरण है। किसी तार में आवेश का एक रूपीय मतलब यूनिफॉर्म, एक जैसा, एक समान, एक रूपीय वितरण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी तार में आवेश का एक रूपीय वितरण हो रहा है। और यदि किसी तार में आवेश में एक रूपीय वितरण हो रहा है, तो हमें एक रूपीय मतलब एक समान वितरण हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। ठीक, अब क्या हुआ, अब आगे देखिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो इस तार में जो चार्ज यानी आवेश जा रहा था, अब इसके संपर्क में, इसके क्षेत्र में हम कोई दूसरा आवेश ले आए जिसको हमने बोल दिया Q। ठीक, अब ये जो Q हम लाए, अब होगा क्या, इस Q के कारण अब ये जितने इधर आवेश थे ये बल लगाना स्टार्ट कर देंगे। और ये जब बल लगेगा तो कुछ इस टाइप से बल लगेगा, ये, और इस पॉइंट से ये, तो ये जब बल लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, और ये जो बल लगा रहा है इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, कुछ वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, और यहाँ पे कुछ अलग वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। अलग वैद्युत क्षेत्र क्यों मिलेगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो ये आवेश इस पर जो बल लगा रहा है, यहाँ से R की दूरी अलग होगी, और यहाँ से इस बिंदु तक की दूरी जो R होगा वो अलग होगा। और जब ये R कम या ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से हमें ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी हमें अलग अलग मिलेगा। ठीक, एक समान नहीं मिलेगा। तो जो हम लोग बिंदु आवेश में फार्मूला पढ़े थे, E बराबर 1/4πε0 Q/r², वो जो फार्मूला हम पढ़े थे वो केवल बिंदु आवेश के लिए था। और उसमें क्या हम देख पा रहे थे, यहाँ पे कोई आवेश के कारण बल लग रहा है, तो जो भी वैद्युत क्षेत्र हमें मिलता था वो एक वैद्युत क्षेत्र मिलता था, ओनली वन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें बहुत सारे वैद्युत क्षेत्र मिलेंगे, क्योंकि ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, तो ऐसे हमें अलग अलग वैद्युत क्षेत्र मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो डेरिवेशन हम किए थे बिंदु आवेश के लिए, वो बिंदु आवेश का डेरिवेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें E को कैलकुलेट करने के लिए, E का पता लगाने के लिए कि कितना होगा, तो यहाँ पे हमें एक अलग सा डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब अलग से हमें एक डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अब ये जो तार है, ये जो जिस तार से आवेश का वितरण हो रहा है,
ये तार काफी लंबा है। अब पूछा जाएगा कितना लंबा है, तो ये अनंत है, ये असीम है। ठीक, हम इसको अनंत तार के पूरे टोटल आवेश को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तब क्या करेंगे, इस पूरे तार में से एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसको हम मान लेते हैं dl। अगर ये तार पूरा l मीटर का लंबा है तो हम इस छोटे से टुकड़े को मानेंगे dl, और उस छोटे से टुकड़े का हम आवेश की गणना करेंगे और उसको हम मान लेंगे dq। समझ पा रहे हैं आप? ये dl क्या है? इस पूरे तार का एक सूक्ष्म खंड है, एक छोटा सा खंड है। ठीक, और dq क्या है? इस सूक्ष्म खंड में जो जितना आवेश मौजूद है उसकी मात्रा है कितना, dq। ठीक, अब यहाँ पे अब इस नोटेशन को दिखाने के लिए, क्योंकि हम पूरा तार का आवेश कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, केवल एक इकाई का कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रति इकाई किसका, लंबाई का। तार के लंबाई में जो उसका प्रति इकाई है यानी 1 मीटर का होगा, उसकी हम गणना करेंगे कि कितना होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। केवल हम एकांक की बात करेंगे, एक यूनिट की बात करेंगे कि 1 यूनिट यानी 1 मीटर लंबे तार में कितना आवेश मौजूद है। ठीक, तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लैम्डा का यूज करते हैं। और हम ये लैम्डा क्या बता रहा है कि अगर मान लीजिए इस पूरे तार में हम Q आवेश भेजे हैं, तो Q आवेश भेजे हैं तो उसमें से जो प्रति इकाई है, एकांक लंबाई है, उसमें कितना आवेश मौजूद है। तो उस एकांक लंबाई को हम मानेंगे यहाँ पे L मान लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया लैम्डा बराबर Q/L। और इसी लैम्डा को बोला जाता है रेखीय आवेश घनत्व। इसी लैम्डा का एक दूसरा नाम है जिसको हम रेखीय आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो आप बताएंगे कि किसी तार में एकांक लंबाई में यानी 1 इकाई लंबाई में जितनी मात्रा में उपस्थित आवेश होगा उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर लैम्डा का यूनिट पूछ लेता है कि मात्रक क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कि Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और ये जो मीटर है डिवाइड में है तो इसका पावर कितना हो जाएगा, -1। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, कूलाम पर मीटर। ठीक, अब यहां से हमें क्योंकि Q की गणना करनी है, तो अगर पूरे Q की बात करें तो पूरा Q कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। ठीक, अब ये तो पूरे तार का हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस छोटे से हिस्से को ले रहे हैं, ये dl यहाँ पे क्या है, तो dl क्या है, तार का सूक्ष्म खंड है। सूक्ष्म खंड यानी एक छोटा सा टुकड़ा है, और ये dq उस छोटे से टुकड़े में जितनी मात्रा में आवेश है वो dq है। तो ये था q बराबर इतना। तो हम इस छोटे से टुकड़े में यानी जब हम dq की बात करेंगे तो dq में कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू, और ये dq एक छोटे से क्षेत्र में है, इस छोटे से क्षेत्र में है तो हम यहाँ पे कहेंगे dl। तो dq बराबर लैम्डा dl। ठीक, अब हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये E की कैलकुलेशन करेंगे हम। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र यानी E कितना होगा। तो E का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, कितना पढ़ा है, 1/4πε0 Q। अब यहाँ पे जो हम लोग कैपिटल Q पढ़े थे वो किस लिए पढ़े थे, बिंदु आवेश के लिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक छोटे से हिस्से का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेंगे dq/r²। ठीक, अब क्या किए, अब dq की मान कितना हम निकाल रहे हैं, लैम्डा dl, तो इसके जगह पे लैम्डा dl लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा dl, dq की जगह पे लैम्डा dl, क्योंकि यहाँ dq का वैल्यू है इतना, अपॉन r²। ठीक, तो ये जो E है, दरअसल यहाँ पे हम छोटे से क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैपिटल E नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम
DE लिखेंगे, क्योंकि पूरा हम छोटा अभी हिस्से की बात कर रहे हैं। अब हमें एक बड़े हिस्से की तलाश है, तो बड़े हिस्से को जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए हमें समाकलन का यूज करना पड़ता है। समाकलन मतलब होता है सम्मेशन, मतलब किसी छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको इकट्ठा कर देना, एकीकरण कर देना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो ये आप लिख लीजिएगा, समाकलन करने पर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। समाकलन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ई बन जाएगा और ये 1/4πε0। ये यहाँ पे समाकलन नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी जो वैल्यू है हमारी, ये क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में समाकलन नहीं लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो हम समाकलन कितने पे लगाएंगे, ये समाकलन का सिंबल है, ऐसे दर्शाते हैं। इतने पे हम लगा देंगे समाकलन dl/r²। तो ये हमारा आ गया E, यानी वैद्युत क्षेत्र, किसके लिए, रेखीय आवेश वितरण के लिए। तो ये एक डेरिवेशन है, ये छोटा सा रेखीय आवेश वितरण का, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना, रेखीय आवेश घनत्व जाना कि क्या होता है, और साथ में और रेखीय आवेश घनत्व में एक तार में कितना मात्रा में ई होता है, तो वो जाना। ठीक, तो इसका फार्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 समाकलन लैम्डा इंटू dl/r²। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, वितरण। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं, अगला जो वितरण पढ़ना है हमें। नोट कैसे करेंगे आप, तो नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसके बाद फिर आगे का वीडियो देखिए, जितना नोट हो जाए तब देखा कीजिए। जो दूसरा वितरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण यानी जैसे कि ये कोई पृष्ठ है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को, इस जो पृष्ठ है यहाँ पे हम एक चार्ज दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। तो जैसे ही हम आवेश देंगे तो इस पूरे अंदर में क्या होगा, प्रतिकर्षित होने लगेगा, और जो अंदर के पूरा जो आवेश है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण हो जाएगा। ठीक, अब उसी चीज को मैं डायग्राम से बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई पृष्ठ है, ये हमने एक पृष्ठ लिया, पृष्ठ यानी समझ रहे हैं आप, सतह, किसी भी चीज का सतह, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो ये सतह है। अब यहाँ पे हम जैसे ही चार्ज देंगे तो ये सब में क्या होगा, ऐसे चार्ज का वितरण होने लगेगा, और जो चार्ज का वितरण होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। एक समान यानी एक बराबर बल लगेगा, एक समान बल लगेगा, और इनके बीच की दूरी भी कितनी होगी, बराबर होगा। ठीक, तो ये इस तरीके से आवेश का वितरण हो गया, किसमें, पृष्ठ में। ठीक, अब जैसे देखिए कि ये जो पृष्ठ होगा ये कितना बड़ा होगा, तो ये जो पृष्ठ होगा ये अनंत है, अनंत होगा, क्योंकि जैसे धरती का भी एक सतह है, बादल का भी एक सतह है। तो ये धरती और बादल के सतह इतने बड़े हैं कि इनमें कितना आवेश मौजूद है हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, एरिया लेंगे, और उसमें देखेंगे कि उस छोटे से एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश मौजूद है, तो जिसके लिए हम डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक, और तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कि किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश का एक रूपीय यानी एक समान वितरण, एक समान वितरण क्या कहलाएगा, पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक, अब यदि हम इस पे बात करें कि
सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, किधर लगेगा? तो जो ये पृष्ठ आवेश है इसमें आप देखेंगे ये इस टाइप से है, ये सतह है इस टाइप से, तो हम देखेंगे कि जो भी वैद्युत क्षेत्र लगेगा इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। एकदम ऐसा समझ लीजिए कि जो आपका टूथ ब्रश है या फिर जूता पॉलिश का जो ब्रश है एकदम उस टाइप से एकदम इसका वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। मतलब इधर भी वैद्युत क्षेत्र काम करेगा, इधर पूरा ऐसे ऐसे, और इधर भी वैद्युत क्षेत्र काम करेगा। और जो वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा है वो किस टाइप का होगा? तो वो होगा समांतर होगा। हम देख पा रहे हैं कि इधर इधर जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है वो जो भी लाइन है इसकी रेखा है वो एकदम समानांतर है। तो पैरेलली यानी समांतर वैद्युत क्षेत्र इसमें काम करता है, किसमें? पृष्ठ आवेश में, पृष्ठ आवेश वितरण में। ठीक, अब इसके बाद अब इस पूरे चादर का, पूरे सतह का हम आवेश या फिर वैद्युत क्षेत्र का गणना यानी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, इस पूरे भाग का एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे। मान लीजिए ये तो चल ही नहीं रहा है, लगता है इंक खत्म हो गया। ये यहाँ पे हमने एक छोटा सा इसका टुकड़ा लिया इस सतह का, और उस छोटे टुकड़े को हम नाम दे दिए कितना? डी ए। डी ए क्या है? इस पूरे पृष्ठ का एकांक क्षेत्रफल। ठीक, और यहाँ पे जो भी आवेश मौजूद होगा इस छोटे से क्षेत्र में, उसको हमने नाम दिया डी क्यू। डी क्यू। ठीक अब हम क्या करेंगे कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश कि एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश उपस्थित है। ठीक, अब एकांक क्षेत्र में उपस्थित आवेश को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे सिग्मा का यूज करते हैं। सिग्मा एक सिंबल यानी नोटेशन का यूज करते हैं जो हमें बताता है कि किसी एकांक क्षेत्रफल यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितना आवेश मौजूद है। ठीक, तो ये सिग्मा क्या बता रहा है हमें? अगर इसमें पूरा क्यू है तो इस पूरा क्यू इस पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्रफल में यानी ए में कितना आवेश उपस्थित है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्यू का यूनिट कितना हो जाएगा? कूलम, और क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये डिवाइडेड के फॉर्म में है तो ये मीटर स्क्वायर ना होके मीटर का -2 यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, इसी का हम एक नाम और दिए हैं, इसी को बोलते हैं हम पृष्ठ आवेश घनत्व। इसी को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक, अगर ये सिग्मा बराबर इतना है तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? ये सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। अब हमें किसका गणना करना है? इस छोटे से हिस्से का। तो ये पूरा क्यू का नहीं, हम लेके ये छोटे हिस्से को लेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी क्यू बराबर सिग्मा वही रहेगा, और ए की जगह पे क्या हो जाएगा? डी ए। डी ए क्या है? एक इस पृष्ठ का एक सूक्ष्म खंड है, टुकड़ा है। ठीक, तो सिग्मा इंटू डी ए। अब क्या करेंगे, अब हमें वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, तो यानी डी ई। तो डी ई कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू, हम क्यू किसकी बात कर रहे हैं? डी क्यू का, तो यहाँ लिखेंगे डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अब डी क्यू कितना है उसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो डी क्यू बराबर है हमारा सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे? समाकलन लगा देंगे। समाकलन लगाएंगे तो समाकलन लेने पे हमें ई का वैल्यू पता चला जाएगा। तो ये ई कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे लगाएंगे समाकलन तो ये हो जाएगा लेम्डा सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला, किसके लिए? पृष्ठ आवेश वितरण के लिए। ठीक, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक जो लास्ट पढ़ना है हमें, क्योंकि हमें तीन वितरण पढ़ने थे, एक तो रेखीय, दूसरा पृष्ठ, और एक वितरण और हमें पढ़ना है जो क्या है? आयतन। आयतन यानी जैसे कोई मान लीजिए गोला है तो गोले में कैसे आवेश का वितरण होगा। ठीक,
इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा है आयतन, आयतन आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। अब इसमें क्या होगा, हम कोई ठोस वस्तु लेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई ठोस वस्तु है, ठीक। और ठोस वस्तु है क्योंकि ये पूरा एकदम गोला है, तो ये कैसा शेप में है, आयतन के शेप में होगा। अब इस आयतन में हम क्या कर रहे हैं कि आवेश का वितरण कर दे रहे हैं, ये पूरा प्लस प्लस प्लस। और जो भी हम आवेश का वितरण कर रहे हैं उनके बीच की दूरी एक समान है और उनके बीच जो भी बल काम करेगा वो भी एक समान है, ठीक। और इनके कारण जो भी इसमें जो भी वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो किधर लगेगा, इधर 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 इधर, इस टाइप से इसमें वैद्युत क्षेत्र काम करेगा, ठीक। अब इस पूरे आयतन में कितना आवेश मौजूद है ये वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, इस आयतन का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि ठोस वस्तु में आवेश का एक समान या एक रुपये वितरण। एक समान मतलब यूनिफॉर्म, क्योंकि एक जैसी दूरी है, एक जैसा बल काम कर रहा है, तो ये कहलाता है आयतन आवेश वितरण। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम पूरे का तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, एक छोटा सा हिस्सा लेंगे। तो एक छोटा सा हिस्सा हम मान ले लेते हैं, तो यहाँ पे इस छोटे के हिस्से को हम मान लेंगे डीवी। डीवी क्या है, इस आयतन का एक सूक्ष्म खंड है, इस पूरे आयतन का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम डीवी कहेंगे। और इस छोटे से टुकड़े में कितना आवेश मौजूद है उसके लिए हम डी क्यू लिख देते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे ये तो एकदम नहीं चल रहा है, यहाँ पे कितना है डी क्यू, ठीक। तो फिर अब हम एकांक को दर्शाएंगे, तो यानी एकांक जैसे सब में उधर कर रहे थे, एकांक लंबाई के लिए, एकांक क्षेत्रफल के लिए, इसी टाइप से इसमें भी हमें करना पड़ेगा एकांक आयतन के लिए। तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, तो एकांक आयतन में कितना आवेश उपस्थित है इसको हम दर्शाते हैं रो से। रोना वाला रो नहीं, RHO रो, इससे हम इसको दर्शाते हैं। तो रो बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये पूरे में Q है तो Q अपॉन कितना, ये पूरा इसका आयतन कितना हो जाएगा V, तो ये हो जाएगा रो बराबर, अरे ये तो सिग्मा हो गया, रो को हम ऐसे दर्शाते हैं, ये ऐसे कुछ पी टाइप का ऐसे बनाते हैं, ठीक। ई नहीं है, ई मत समझ लीजिएगा इसको, थोड़ा सा पी टाइप का रहता है। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्यू का यूनिट कितना होता है कूलम। वॉल्यूम आयतन का यूनिट कितना होता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर, और क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में है यहाँ पे आ जाएगा -3, तो कूलम पर मीटर क्यूब, इसका हो गया यूनिट। और इसी रो को हम एक और नाम से जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व। जैसे उधर हम पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व, इसी टाइप से आयतन आवेश घनत्व, ठीक। अब Q बराबर कितना हो जाएगा रो इंटू V। अब हम इस छोटे से क्षेत्र की बात कर रहे हैं आयतन की, तो यहाँ हो जाएगा DQ बराबर रो इंटू DV। अब हमें E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो E बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर DV अपॉन R का स्क्वायर, DV नहीं DQ। अब
डी क्यू की जगह पे इतनी वैल्यू हम लिख देंगे 1/4 पाई रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद हम समाकलन लेंगे, ये डी ई कर लीजिएगा। समाकलन हम जब लेंगे तो ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर और इसका टोटल का समाकलन। तो ये आ जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र किसके लिए, आयतन आवेश के लिए। आयतन आवेश में जब वितरण होगा तो इसका कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो इतना होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप पूरे क्लास में देखे होंगे कि जितना भी आवेश का वितरण किया गया है, चाहे वो रेखीय हो, चाहे वो पृष्ठीय हो, चाहे वो आयतन में हो, तीनों का डेरिवेशन एक जैसा है। कुछ अगर एक डेरिवेशन अगर आपको आ गया, शुरुआत वाला अगर आपने कर लिया, तो बाकी उसी के जैसा सब है। तो एक अगर आप अच्छे से मन से उसको प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठा लेते हैं तो तीनों डेरिवेशन को आप सॉल्व कर लेंगे आसानी में 5 मिनट के अंदर। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।